चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ आपकी मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ पर ही बेस्ड है। जो भी अपकमिंग टाइम में सीएचओ एनएचएम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग बुक ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बुक में आपको 55 एनएचएम सीएचओ के पेपर हैं जो 2024 दिसंबर तक हुए हैं, उन सबको अपडेट किया गया है। और जो लोग रेलवे की बुक लेना चाहते हैं तो आप रेलवे वाली बुक भी ले सकते हैं। दोनों बुक बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है जो आपको ऐड किया गया है। और जो लोग बुक्स नहीं लेना चाहते, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या ग्रुप 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 5 के लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। आपको डायरेक्ट है जो टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देती हूँ कि बुक में आपको क्या क्या रहने वाला है। बुक आप कहाँ कहाँ से बुक को मंगवा सकते हैं। बुक आपको 400 प्लस पेज से ज़्यादा की होगी, जिसमें यहाँ पर आपको लास्ट सीएचओ पेपर हुआ था उत्तराखंड में। 2024 का जो लास्ट सीएचओ एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद अभी तक सीएचओ के पेपर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में 4 पेपर तो एमपी के ही इस बुक में आपको ऐड किए गए हैं, जो कि आपको 2024 के पेपर रहने वाले हैं। 2024 के सॉल्व पेपर हैं। जैसा मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया कि मोर देन 55 से आपको ज़्यादा एनएचएम सीएचओ के पेपर हैं, मॉडल पेपर्स हैं, आंसर कीज हैं। तो सब चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड की गई हैं। ये देखिए, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी के बहुत सारे पेपर हैं यहाँ पर, यूपी एनएचएम और सीएचओ के भी। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे, जो इस आंसर की में जो यहाँ पर बुक है आपको स्पेशली ऐड किए गए हैं। ये मैंने आज आपको डायरेक्ट बुक का इंडेक्स शो किया है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या बुक में रियल में इतना कंटेंट ऐड किया है या नहीं। तो ये था आपके लिए, जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं उसके लिए। तो जो लोग फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग बुक को फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में आपको बता देती हूँ कि आपको अटेंडेंट के लिए बुक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है आरआरबी के लिए, और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बुक है जो आप हर एक स्टूडेंट लीजिए, क्योंकि आरआरबी का पेपर हर साल तो होता नहीं है। फॉर्म इस बार भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, पोस्ट कम है, और आपके मन में डाउट तो ज़रूर होगा कि क्या इस बुक से बस आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ कि इस बुक में जो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, वो क्या क्या हैं। वो है आपके 10 क्वेश्चन पेपर, जो रेलवे ने अभी तक ओनली 10 पेपर ही कंडक्ट कराए हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे रिसर्च के जो अभी तक पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5 पेपर हुए थे 2019 में। कितने? 5 पेपर 2019 में हुए थे, और उसके पहले 2015 और 13 में एग्ज़ाम हुए थे। तो वो पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर? और यहाँ पर साथ में 10 मॉडल पेपर, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐड किए गए हैं विथ रेशनल के। हर एक क्वेश्चन का आपको रेशनल दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी एग्जाम कार्ड पर मैंने डायरेक्ट है जो मेरा सेलर अकाउंट है ओपन कर रखा है। तो जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पर आपको यही प्राइस रहेगी। साथ में आपको 49 रुपीज़ है जो डिलीवरी चार्जेस भी ऐड किया गया है। और मे भी फ्लिपकार्ट पे यदि डिस्काउंट भी चलता है तो आपको ये बुक है जो 650 से कम में नहीं पड़ने वाली। लेकिन आप लोग जो डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं कि क्या बुक आपके पास रियल में पहुंचेगी या नहीं, तो वो लोग फ्लिपकार्ट से भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, जो मेरी तरफ से मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से पर्सनल आपको डिस्काउंट ऑफर चलेगा बुक पर। यदि आप लोग डायरेक्ट बुक परचेस करना चाहते हैं, कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ, तो आपको ओनली 570 रुपीज़ में बुक है जो अवेलेबल है। 570 रुपये में आपको बुक मिलेगी। ना आपको कोई डिलीवरी चार्जेस पे करना होगा, कुछ भी पे नहीं करना होगा। अब जो लोग एमपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो पेपर मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी अपकमिंग राजस्थान का टाइम टेबल भी आ गया है एग्ज़ाम के लिए, यूपी का भी आ गया है। तो आप लोग बुक को जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू या डायरेक्ट ऑर्डर करके, तो आप लोग बुक को एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिए। बुक में आपको मोर देन 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो एनएचएम के प्रोग्राम वगैरह हैं वो सब भी आपको इन्हीं पेपर्स के थ्रू कवर होंगे। जो सीएचओ का सिलेबस है, एज पर सिलेबस, एंड में आपको मॉडल पेपर भी ऐड किए गए हैं।
तो 55 से ज़्यादा पेपर जब आप NHM CHO के लगाएंगे, पर मॉडल पेपर 100 MCQs हैं, तो आप वो सॉल्व करेंगे जो कि विथ रेशनल के हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बुक है कंप्लीट गाइड NHM CHO की, ये मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने ली थी त्रिपुरा ANM एग्ज़ाम के लिए। त्रिपुरा में अभी आई थिंक 15 दिसंबर को पेपर हुआ था, मैंने उसकी आंसर की अपडेट की है MPHW के लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट ऑर्डर करके बुक मंगवाई थी। मैं आपको कल एक सेपरेट क्लास के थ्रू विथ पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बताऊंगी कि 80% क्वेश्चन है जो बुक से आए हैं। जिन भी बच्चों ने बुक को प्रॉपर पढ़ा था उनके लिए बहुत हेल्प रही है। जो स्पेशली त्रिपुरा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे वो नहीं थे बुक में, क्योंकि बुक ऑल इंडिया CHO बेस्ड थी। बट जो पर्टिकुलर हमारी नर्सिंग के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। आंसर की आप लोग जाके एक बार चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और जो भी लोग मेडिकल एंड नर्सेज हब की ये जो रेलवे वाली बुक है, इस बुक पर भी अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, तो ये बुक भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यदि जो भी लोग दोनों बुक्स CHO प्लस रेलवे वाली दोनों बुक्स ऑर्डर करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ है जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको एक पेपर दिखाया था उसी तरीके के सभी पेपर इस रेलवे वाली बुक में भी आपको ऐड हैं। 10 प्रीवियस पेपर, 1000 से ज़्यादा की पॉइंट्स और पेयर मैचिंग क्वेश्चन, जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन। आज जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हो रहे हैं उनमें बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जोड़ी मिलाओ, तो वो इस बुक में आपको भर भर के ऐड किए गए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है और दोनों बुक है जो इंग्लिश फॉर्मेट में है। जो नेक्स्ट बुक आने वाली है वो आपकी हिंदी इंग्लिश में आएगी। तो आई होप सो कि जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा डिस्काउंट अभी आपको नहीं मिल पाएगा यदि आप नर्सिंग की कोई सी भी बुक्स लेते हैं तो। थैंक यू। के लिए आई होप आपको स्क्रीन है जो इसमें प्रॉपर विजुअल हो रही हो। फर्स्ट पेयर मैचिंग क्वेश्चन है आपका कि जोड़ी मिलाइए, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आप जोड़ी मिलाइए। जो अपकमिंग आपको रेलवे वाली बुक होगी उसमें आपके मोर देन 200 तक से भी ज़्यादा पेयर मैचिंग क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, और वो बुक आपको विद इन 10 डेज फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पेयर मैचिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड हार्मोन दिए हुए हैं और एक साइड उनका काम कि उनका एक्शन क्या है। एंड देन आपको जो यहाँ पर ABCD करके दिया हुआ है आपको बताना है कि आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हार्मोन में क्या है आपके पेप्सिन, लिंगुअल लाइपेज, सलाइवरी एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। इनको आप हार्मोन और एंजाइम का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से हम इनको एंजाइम्स भी है जो कह सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो दिए हुए हैं तो इनका काम बताना है कि पेप्सिन का क्या काम है, लिंगुअल लाइपेज का क्या है, सलाइवरी एमाइलेज क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या है। तो यहाँ पर एक्शन क्या होगा, फर्स्ट में आपको दिया है द एंजाइम दैट इनिशिएट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द माउथ। तो कौन सा हार्मोन आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो आपको बहुत इजीली बनेगा इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम आप लोग यहाँ पे देखिए। दूसरे में कहा है द प्रिंसिपल ट्राइग्लिसरॉइड डाइजेस्टिव एंजाइम इन द एडल्ट। अब यहाँ पर जो जो क्या है ट्राइग्लिसरॉइड्स है, ट्राइग्लिसरॉइड्स के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, फिर सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स इन द स्टमक एंड एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। लास्ट में सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स इन द टंग बीइंग ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द स्टमक। अब यहाँ पे बताइए कि जो चारों दिए हैं पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, एक है लिंगुअल और दूसरा है पैंक्रियाटिक, तो कौन कौन सा काम करेगा। तो यहाँ पर जो आपका पेप्सिन है, क्या है पेप्सिन है, पेप्सिन क्या काम करेगा आपका, पेप्सिन करेगा आपका जो कि चीफ सेल्स कौन रिलीज करेंगी, स्टमक की चीफ सेल्स। तो इसका हो जाएगा आपका A का 3। क्लियर। फिर आपका आता है बी में लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज कौन, लिंगुअल मतलब टंग, इसको सीक्रेट कौन करेगा, टंग के थ्रू होगा, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। बी का आपका क्या हो जाएगा 4th वन। फिर सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना फोड़ना, क्या है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है अमाइलेज। तो यहाँ पर क्या होगा फिर आपका सी का आपका होगा फर्स्ट।
क्या होगा? सी का होगा ये फर्स्ट। फिर आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है यहाँ पर प्रिंसिपल ट्राइग्लिसराइड्स है, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स करके क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका डी का क्या होगा? डी का होगा आपका सेकंड वन। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर A3, B4, C1 एंड D2। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से है जो पेयर मैचिंग है जो कर सकते हैं। अब इन केस लेट से एग्ज़ाम में आपको पेयर मैचिंग में आ क्या सकता है, तो मैं बता दूं कि यदि कोई डिसीज़ है तो उसके कॉज पूछ सकते हैं, किसी और डिसीज़ के क्लासिकल साइन दे सकते हैं, या स्टेज पूछी जा सकती हैं। इस तरीके से रिलेट करते क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, सर्जिकल रिसेक्शन टू रिड्यूस ट्यूमर बर्डन इज कॉल्ड। सर्जरी के थ्रू ट्यूमर बर्डन को कट करना, रिसेक्शन का मतलब होता है कट करना, तो वो क्या कहलाएगा? डिबल्किंग सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी, प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? यदि ट्यूमर बर्डन को हमें कम करना है तो उसको कहा जाता है साइटो रिडक्शन। क्या है? साइटो रिडक्शन, जिसमें जो कैंसर, जो ट्यूमर का जो बर्डन मतलब है साइज, क्या है? बर्डन, यहाँ पर बर्डन का मतलब क्या है? साइज। तो यहाँ पर कैंसर का हमारी बॉडी में यदि फैल रहा है तो उसको कम कर किया जा रहा है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा रहा है। सर्जिकल रिसेक्शन के थ्रू जो ट्यूमर बड़ा हुआ है उसको डिक्रीज किया जाना है, तो वो कहलाती है आपकी साइटो सर्जरी और साइटो रिडक्शन। इसको कहा जाता है डिबल्किंग सर्जरी। क्या होगी? ये कहलाती है डिबल्किंग सर्जरी और साइटो रिडक्शन। इसको आप साइटो रिडक्शन भी कह सकते हैं। यदि ट्यूमर की साइज या कैंसर की साइज को कम किया जाना है, डिक्रीज किया जाना है, तो वो कहलाता है साइटो रिडक्शन या फिर डिबल्किंग सर्जरी। याद रखें इनका नाम, ये एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। यदि ट्यूमर सेल की साइज बड़ी हुई है, उसको हमें कम करना, कम्प्लीटली अलग नहीं कर रहे हैं, घटाना है, ट्यूमर बर्डन कम करना है, तो वो क्या कहलाएगा? साइटो रिडक्शन सर्जरी और डिबल्किंग सर्जरी। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव अल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। यदि किसी पर्सन को वारफरिन दी जा रही है, वारफरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब लेकिन यदि मरीज ने शराब पी ली साथ में, तब क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, या फिर इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। क्या हो सकता है यदि किसी को वारफरिन दी जा रही है? तो यदि यहाँ पर घटाएगा तो भी दिक्कत है वारफरिन के इफेक्ट को, क्योंकि एज एंटीकोआगुलेंट दी जा रही है। वारफरिन और हेपेरिन दो एंटीकोआगुलेंट है, लेकिन वारफरिन, हेपेरिन हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन कभी कभी बाहर से देने की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में हम हेपेरिन है जो एडमिनिस्टर कर सकते, लेकिन वारफरिन नहीं कर सकते, टेरेट्रोजेनिक ड्रग है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब यदि वारफरिन दी जा रही है, साथ में पर्सन ने शराब पी ली, दारू पी गया, तब यहाँ पर ये क्या करेगा? एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट को बढ़ाएगा। जब एंटीकोआगुलेशन, मान लीजिए कि किसी पर्सन का एंटीकोआगुलेशन जो धक्का बनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए या घट जाए, तो दिक्कत ही होगी उसको। यदि बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होने लगेगी, ज़्यादा ही जो थ्रोम्बस टाइप बनने लगेंगे। यदि घटेगा तो ब्लड पतला होगा। क्लियर? अब यहाँ पर यदि एक्सेसिव अल्कोहल दे दी जाती है तो जो एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? एंटीकोआगुलेशन है जो क्या होगा? एंटीकोआगुलेशन जो इफेक्ट है क्या होगा? वो बढ़ेगा। एंटीकोआगुलेंट्स को और क्या कहा जाता है? ब्लड थिनर, मतलब ब्लड पतला करेंगे। यदि दे दिया, कोई वारफरिन ले रहा है लेट से और उसने शराब भी पी ली, तो ऑलरेडी आप ब्लड को पतला करने की दवाई दे रहे हैं, ब्लड थिनर दे रहे हैं। वारफरिन को आप ब्लड थिनर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि दे दिया तो और ज़्यादा पतला ब्लड होगा। जब ब्लड पतला होगा तो भी दिक्कत होगी, गाढ़ा होगा तो थ्रोम्बाई बनने के चांस है, और पतला होगा क्या होगा यहाँ पर कि जो ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह है उन सब चीज़ों की सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑन बायोप्सी
अ मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमिनार बॉन इज रिवील्ड इन द डिसीजेज। तो बायोप्सी में यदि मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलता है, क्या है, मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमिनार टिश्यू, तो यदि मोज़ेक पैटर्न देखने को मिले, आपने एक तरीके से वो देखा होगा कि इरेगुलर टाइप के कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये किस डिसीज़ में होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस में, पैगेट्स डिसीज ऑफ बोन, सिकल सेल डिसीज या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, किस में देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे मोज़ेक पैटर्न, ये देखने को मिलते हैं ओटाइटिस डिफॉर्मेंस या फिर पैगेट्स डिसीज में, कि जो बोन है, क्या है, ओल्ड बोन के टिश्यू है, न्यू बोन के टिश्यू है, क्या रहेंगे, सभी डिस्टर्ब रहेंगे, कि जब जो नई बोन टिश्यू आ रही हैं ओल्ड बोन टिश्यूज़ को डिस्टर्ब करने का काम करेंगी। और जो मोज़ेक बायोप्सी क्यों की जाती है, कुछ सेल्स वगैरह निकाली जाती हैं कैंसर कन्फर्मेशन के लिए, कैंसर कन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी से ही सबसे अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर जो आपका मोज़ेक पैटर्न यदि पूछते हैं लेमिनार बोन में, बोन भी यहाँ पे कहा है तो बोन से रिलेट करते हैं, तो 2-3 प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस और पैगेट्स डिसीज़। तो यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिलेगा किसमें, पैगेट्स डिसीज़ में, किसमें, पैगेट्स डिसीज़ में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन लाइक, सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसके कारण होगा, किडनी डिसीज, एड्रिनल डिसीज, थायराइड डिसीज या फिर ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपको इस जो हाइपरटेंशन से आता है, एक नहीं बहुत सारे आते हैं हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, बीपी का बढ़ना, क्या है, ब्लड प्रेशर जो 120/80 mmHg होता है उसका हाई होना। अब लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है सेकेंडरी की, इसकी सेकेंडरी की मतलब किसी दूसरी बीमारियों के साथ में हो रहा है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि कुछ और रीज़न है। प्राइमरी का मतलब होता है कि इसका कोई भी जो एक एक्चुअल कॉज है वो पता नहीं है। स्पेशली जैसे प्राइमरी में तो होता है कि फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली हिस्ट्री है मतलब आपके पापा को या दादा या नाना को हाई बीपी की समस्या है तो आपको होने के चांसेस रहेंगे, क्या होंगे, रहेंगे। लेकिन यहाँ पर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, किसी और बीमारी के साथ में हाई बीपी होना, तो वो कहलाता है सेकेंडरी। अब किसी को यदि किडनी प्रॉब्लम है, एड्रिनल डिसीज़ या थायराइड डिसीज़ है, तो इनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या है, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्यूमर वगैरह हुआ है या कोई शराब वगैरह पीता है, तो इस तरीके से मतलब कुछ दूसरे रीज़न होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर इसके रीज़न है सभी हो सकते हैं, तो आप किसको मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द ड्रग गिवन प्रोफाइलैक्टिकली इन HIV TB को इन्फेक्टेड पेशेंट इज। लेट से यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको HIV AIDS हुआ है, साथ में TB भी है, मतलब को इन्फेक्टेड पेशेंट, दोनों कंडीशन हुई हैं। तब यहाँ पर उसको एज अ प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है, एक होता है कीमोप्रोफाइलैक्टिक और दूसरा होता है प्रोफाइलैक्टिक। तो यहाँ पर प्रोफाइलैक्टिक जो ड्रग है क्यों दी जा रही है, और तीसरी डिसीज़ ना आ जाए उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी मेडिकेशन है जो एज अ प्रोफाइलैक्टिक दी जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, कोट्राइमोक्सोल, रिफाम्ब्यूटेन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर रिटोनाविर। जहाँ पे भी विर वर्ड जुड़ जाता है तो आपको हमेशा समझ जाना है कि एंटीवायरल ड्रग है, क्या है, एंटीवायरल ड्रग है। अब यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन है जो दी जाएगी, क्या है, कौन सी मेडिकेशन है जो दी जाएगी जिसको HIV और TB साथ में कोई और तीसरा इन्फेक्शन ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पर एज एन एंटीबायोटिक ही है, वो दी जाएगी आपकी कोट्राइमैक्सोल। क्या है, कोट्राइमैक्सोल, जो कि जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो जो यहाँ पर कोट्राइमैक्सोल है इसको या तो निमोनिया के लिए दिया जाता है, ब्रोंकाइटिस के लिए, UTI के लिए, इस तरीके से मेडिसिन है जो दी जाती है। अब यहाँ पर एज अ प्रोफाइलैक्टिक की बात की गई है कि TB और HIV का मरीज है
तो यहाँ पर मेडिसिन कौन सी देंगे हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, तो होगी कोट्राइमैक्सोल, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। और तीसरा कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे निमोनिया ना डेवलप हो जाए या फिर ब्रोंकाइटिस ना हो जाए या फिर कुछ और अदर प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। अ क्लाइंट विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस मे रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। यदि मरीज को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो कौन सा डेटा रिवील करेगा? हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, असिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज ऑफ द हैंड। क्या देखने को मिलेगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों किसी न किसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। एक होता है हैवर्डन नोट्स, ये भी अर्थराइटिस का ही साइन है लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नहीं है। ये होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस में। किसमें? ऑस्टियो अर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मतलब जैसे आपका जो फोर्क होता है, फोर्क जिससे आप नूडल्स खाते हैं, उस तरीके से जो हाथ है आपका, ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पढ़ाया गया है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी पूछें तो आपको कहना है क्या? रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब जो आपकी फिंगर है, फिंगर आप जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल है जॉइंट, यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। क्या है? हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी फिंगर है, क्या है? फिंगर है, इंटरफेरेंजियल फिंगर है। तो यहाँ पे आपको जो आपकी फिंगर है, जैसे स्वान की नेक होती है उस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है? स्वान नेक डिफॉर्मिटीज ऑफ द हैंड। क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। और यदि आपको पूछा जाए, यदि आपको पूछा जाता है हैवर्डन नोट्स, तो हैवर्डन नोट्स किस में देखने को मिलेंगे? जो हैवर्डन नोट्स हैं ये देखने को मिलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले पर्सन में, मतलब स्मॉल जो मटर के दाने होते हैं उस तरीके के जॉइंट के टिप पर, जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जहाँ पे इंटरप्रॉक्सिमल जॉइंट पे जो होंगे वो कहलाते हैं स्वान नेक, इंटरफेरेंजियल के यहाँ पे होंगे छोटे छोटे मटर सेप के दाने की गांठें जिसको हम कहेंगे, वो कहलाते हैं हैवर्डन नोट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन एंड स्टेरॉइड्स टू बी गिवन टू ट्रीट। तो यहाँ पर किसी पर्सन में यदि क्या हो रहा है? स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा? स्टीम सेल जो ट्रांसप्लांटेशन है, क्या है? यहाँ पर ऐसी कंडीशन, यदि किसी की बोन मैरो डैमेज हो चुकी है तो वहाँ पर पूरा स्टीम सेल को ही ट्रांसप्लांट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा डिस्ट्रॉयड सेल से। तो वो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब जिसका स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। क्या है? एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे और स्टेरॉइड्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यों दिए जाते हैं? तो यहाँ पर ये दिए जाते हैं GVHD को प्रिवेंट करने के लिए। इसको कहा जाता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। क्या है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज और रेड डिसीज। ये जनरली इसमें होगा क्या? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, या फिर कभी कभी सीवियर कंडीशन भी डेवलप हो सकती हैं। और भी होगा क्यों? कि जिससे आपका ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे आपका ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी बीमारी आपके अंदर आ सकती हैं, या आपको उसकी बीमारी आने का रिस्क रहेगा। इसीलिए आपको साथ में क्या दिया जाते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट, मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स। ये सभी चीज़ें हैं जो दी जाएंगी। किससे बचाने के लिए? GVHD से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज साउंड नॉट रीचिंग द इनर ईयर यूजुअली ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रॉमा इज टर्म्ड एज। यदि साउंड आपके इनर ईयर में, मतलब जहाँ पर जो ईयर ऑसिकल्स है वहाँ पे नहीं पहुँच रहा, सॉरी ईयर ऑसिकल नहीं, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है,
किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रॉमा इंजरी के कारण, तो वो क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस या फिर स्लो हियरिंग लॉस। तो यदि साउंड इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, ये कहलाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि देख इधर रहे हैं, आपको लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, बट वो एक्चुअल में आपको नहीं देखते हैं, कहीं और देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर। और ये होता किसके कारण है कि जो कॉर्निया या फिर लेंस है उसके कर्वेचर में डिफरेंस होने के कारण। अब यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, एमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या फिर हाइपरमेट्रोपिया। क्या कंडीशन यहाँ पे है जो रिप्रेजेंट की जाएगी। तो एमेट्रोपिया का मतलब होता है कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेट है, रिफ्रैक्टिव स्टेट है क्या है, नॉर्मल है। एमेट्रोपिया को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल विजन। क्या है, नॉर्मल विजन। मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस, नियर साइटनेस। हाइपर मतलब दूरदृष्टि और फार साइटेडनेस। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि जो कॉर्निया और लेंस है इनका जो कर्वेचर है जैसे नॉर्मल में होता है वैसा ना होकर क्या रहे, तिरछा रहे, डिफरेंसेस रहे, तो वो कहलाता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फिर से पेयर मैचिंग की। अभी आपको मे बी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अब कंटिन्यू रहेंगे आपको पेयर मैचिंग के। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग। हीमोलाइटिक एनीमिया एक साइड डिसऑर्डर है, दूसरी साइड डिफेक्ट है। एक साइड डिसऑर्डर है मतलब हुए हैं और किसकी कमी से हुए, दूसरे साइड उनका रीजन है। हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, किसके कमी से क्या होगा, दूसरी साइड डिफेक्ट में दिया है आपको। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर माल फंक्शन ऑफ बोन मैरो। आप लोग भी यहाँ पे मैच कीजिए, ऑप्शन आपको नीचे दिए हैं, आपको इन ABCD में से कोई एक चूज़ करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अभी रिसेंट में एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया कब होगा, जब बहुत बड़े लेवल पर RBC का डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर तो बड़े लेवल पे RBC का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो क्या होगा, वो होगा मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और RBC। दूसरे में आपको क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर है परनीसियस भी है यहाँ पे आपको। परनीसियस और मेगालोब्लास्टिक दोनों होते हैं विटामिन B12 की कमी से, बट एक थोड़ा सा चेंज है। मेगालोब्लास्टिक जनरली फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। दो रीजन होते हैं मेगालोब्लास्टिक के, फॉलिक एसिड और B12। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप परनीसियस का तो कम्प्लीटली होता है B12 की कमी से। किससे, B12 की कमी से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर C है उसका हो जाएगा 1। फिर आपका बचता है डी में क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक बोन मैरो के माल फंक्शनिंग के कारण ही होगा। किसके कारण, बोन मैरो की माल फंक्शनिंग के कारण ही। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4। अब यहाँ पे आपका आंसर है जो क्या होगा, 3, 2, 1, 4। क्या होगा, 3, 2, 1, 4। अब यहाँ पे आप मैच कीजिए 3, 2, 1, 4 यहाँ D। क्या है, ऑप्शन नंबर D में आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पर अब एक लिस्ट को आपको दूसरी लिस्ट से मैच करना है। डिसीज है, दूसरी साइड पैथोजन है। तो डिसीज में क्या है आपकी, सिफिलिस, मम्प्स, शिंगल्स या फिर टाइफॉइड। दूसरे पैथोजन में वेरिसेल्स जूस्टर, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, साल्मोनेला टाइफी या फिर पैरामिक्सोब्रेडी। क्या होगा आपका आंसर,
तो सिफिलिस का सबको पता है, बैक्टीरिया होता है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। यहाँ पे मैं आपको ये वाले जो चूज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसलिए आपके लिए मैच करना है, तो आपको यहाँ पे जोड़ते जाना। मैं ओनली यहाँ पे आपको पेयर मैचिंग बता रही हूँ कि आपको पेयर मैचिंग करनी कैसे है। क्लियर? जैसे सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट सबको पता है क्या होता है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या होगा? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। दूसरा है मम्स, मम्स का होता है पैरामिक्सो। क्या होगा? पैरामिक्सो। अब आता है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल्स। सिंगल्स जूस्टर के कारण होता है, जो HPV है, सिंगल्स है, वो सब जूस्टर के कारण होते हैं, तो यहाँ पर होगा वेरिसेला जूस्टर। लास्ट में से टाइफॉइड, तो इसका सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड को क्या कहा जाता है? एंट्रिक फीवर। टाइफॉइड में क्या इफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली। तो यहाँ पर टाइफॉइड का क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। अब यहाँ पे आपका जो मैचिंग होता है सिफिलिस का क्या होगा आपका? ट्रिप्नोमा पैलिडियम मतलब कि 2, मम्स 4, पैरामिक्सोब्रेडी, सिंगल्स जूस्टर आएगा आपका, और टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफी। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे आपको ये वैक्सीन दी गई है, इनको मैच करना है। वैक्सीन दी गई है, इनको आप मैच कीजिए। एक में वैक्सीन है, दूसरे साइड वैक्सीन के टाइप हैं, BCG वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, DPT या फिर मीजल्स। 4 वैक्सीन है। अब कौन सी टाइप की? वायरल वैक्सीन है, टॉक्साइड है, किल्ड है और लाइव है। तो यहाँ पर BCG कैसी वैक्सीन में कंसीडर की जाती है? इसका आंसर आप लोग क्योंकि कमेंट बॉक्स में देंगे, हमने बहुत सारे में पढ़ा है, इवन मैं आपको बता भी दूंगी, तो आपको मैच आपको करना होगा। टाइफॉइड, टाइफॉइड को किस कैटेगरी में रखा जाता है? ये तो बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ये किस में आती है? गिल्ड में आएगी। DPT, तो इसमें डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, तो टिटनस जो कंपोनेंट है वो टॉक्साइड कैटेगरी में जाता है। किस में? टॉक्साइड में। फिर बचती है मीजल्स, तो मीजल्स से वायरल, वायरस के थ्रू होगा, तो हो गई वायरल वैक्सीन। अब आप लोग मैच कीजिए, मैंने चारों बता भी दिए हैं कि आपका आंसर क्या होगा। BCG है जो आपकी, वो है BCG वैक्सीन है लाइव, जो कि TB को प्रिवेंट करने के, TB से प्रिवेंशन के लिए इंट्राडर्मल दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइफॉइड, टाइफॉइड से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब टाइफॉइड एक बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ये कौन सी होगी? होगी किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड। DPT में टिटनेस कंपोनेंट है, इसीलिए टॉक्साइड कैटेगरी में जाता है। मीजल्स क्या है? वायरल है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा A4 B3 C2 D1। क्लियर? A4 B3 C2 D1। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, स्टेज 3 एनेस्थीसिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो एनेस्थीसिया की जो 3rd स्टेज है क्या कहलाती है? स्टेज ऑफ एमनेसिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर स्टेज ऑफ सर्जरी, या फिर ओवरडोज स्टेज। कौन सी स्टेज कहलाएगी यहाँ पर? स्टेज 3 एमनेसिया। 4 स्टेज होती हैं टोटल, कितनी? 4 स्टेज होती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो स्टेज 3 है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है स्टेज ऑफ सर्जरी। क्या कहलाएगी? स्टेज ऑफ सर्जरी। यहाँ पे देखिए 4 स्टेज होती हैं, जिसको फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट होती है ये कहलाती है आपकी क्या? एनाल्जेसिया, मतलब पेन से राहत देने के लिए यहाँ पे क्या है? एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन रिलीफ। दूसरी होती है आपकी डेलीरियम। कौन सी होती है? डेलीरियम। स्टेज 2 क्या है यहाँ पे? डेलीरियम। ये आपको एग्जाम में आ सकती हैं। डेलीरियम मतलब आपको उतना जो कम चीज़ें याद रहेंगी एक तरीके से। तीसरी स्टेज जब डेलीरियम के बाद आती है आपकी कौन सी? स्टेज नंबर 3। इसको कहा जाता है क्या? सर्जरी स्टेज। क्या होगी? सर्जरी स्टेज। फिर आपकी आती है चौथी स्टेज, जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या होगा? स्टेज 4, इसको कहा जाता है
रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये 4 स्टेज हैं। क्या है ये? 4 स्टेज हैं किसकी? एनेस्थीसिया की। तो एनाल्जेसिया, डेलीरियम, सर्जरी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यदि तीसरी स्टेज कहा है तो क्या होगी आपकी? सर्जरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज a set of delusional condition in which the affected person believe they are being persecuted despite a lack of evidence। यदि यहाँ पर किसी को डिल्यूजन है लेकिन साथ में उस पर्सन को लगता है कि उसको एक तरीके से हमें कह सकते हैं शकीला टाइप का, उसको ऑलवेज शक टाइप का रहेगा, तो यहाँ पर लेकिन बिना किसी एविडेंस के, कुछ एविडेंस नहीं है जिसको उसके ऊपर शक हो रहा है, उसको लगेगा कि ये मेरे खाने में जहर मिला के मुझे दे सकते, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से लगेगा, तो क्या? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, एरोटोमेनिक डिल्यूजन, सोमेटिक डिल्यूजन या फिर परसिक्यूटरी डिल्यूजन। तो परसिक्यूशन वर्ड जब भी आ जाए मतलब यहाँ पर शकीलेपन की बात की जा रही है, वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ही कहलाएगा। इसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन के नाम से भी जान सकते हैं। क्या होगा? परसिक्यूटरी डिल्यूजन। ग्रैंडियोस का मतलब तो होता है कुछ महान टाइप का लगना। क्या है? महान टाइप का लगना। नेक्स्ट वन, अ क्रोनिक मेटाबॉलिक बोन एंड जॉइंट डिसीज caused by ingesting large amount of fluoride either through water or rarely from food of endemic area। जो एंडेमिक एरिया है वहाँ पर उनके पीने के पानी में फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण लंबे समय तक होने वाली मेटाबॉलिक बोन और जॉइंट डिसीज होगी। वो क्या है? लेथरिज्म, स्केलेटन फ्लोरोसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। यहाँ पर कहा गया है कि क्रोनिक, क्या है? क्रोनिक लॉन्ग टर्म में होने वाली समस्या। क्या है? क्रोनिक और लॉन्ग टर्म में होने वाली समस्या। तो यहाँ पर क्या होगी? वो होगी यहाँ पर स्केलेटल फ्लोरोसिस। क्या होगी? जॉइंट और बोन्स की बात की गई, दांतों की करते जब डेंटल फ्लोरोसिस आप कहते, यदि दांतों पे बस कहते तब कहते क्या? डेंटल फ्लोरोसिस। लेकिन यहाँ पर जॉइंट और बोन्स में वो भी यदि आपने लॉन्ग टाइम तक जो भी एंडेमिक एरिया है जहाँ पर पीने के पानी में, यहाँ की पानी में क्या है? फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, तब होने वाली समस्या क्या कहलाएगी? स्केलेटल फ्लोरोसिस। क्या होगी? स्केलेटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स इज सीन इन। यहाँ पे तो आपको इस इमेज के कारण आंसर भी पता चल गया होगा, बट फिर भी तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स किस में देखने को मिलेगी? ट्राइकोमोनास, गोनोकोकस, मोनिलिसियासिस या फिर गार्डेनेला, किसके कारण होगा? अब यहाँ पर जब आपको सर्विक्स का या तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके क्वेश्चन आता है, क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कुछ स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है उससे रिलेट करते आ सकते हैं कि गोनोरिया का है, सिफिलिस का है, क्या है। लेकिन यहाँ पर अपीयरेंस की बात हो रही है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस का मतलब है कि सर्विक्स के ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी, डॉट 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 टाइप के रहेंगे, उसके ऊपर दाने दाने से रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस यदि सर्विक्स देखने को मिल रहा होता है किसके कारण? ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? ट्राइकोमोनास के कारण। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप, जो कि ट्राइकोमोनास क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि पैरासाइटिक, क्या है यहाँ पर? ट्रिक, इसको क्या कहा जाता है? ट्रिच नाम से भी जाना जाता है, जो कि पैरासाइट्स के थ्रू होती है। क्या है? पैरासाइट्स के थ्रू होगी। अब यहाँ पर डिस्चार्ज भी होगा, फिशी स्मेल, ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज यदि आपसे पूछे, क्या है? ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज पूछे आपसे तो वो भी किस में देखने को मिलेगा? वो भी होता है इसी में, ट्राइकोमोनास में। ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और फ्रूथी थिन और फॉल स्मेली डिस्चार्ज, साथ में डिस्चार्ज के अलावा ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन होना, तो वो सब किसके लक्षण हैं? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। यदि आपसे पूछ ले स्ट्रॉबेरी सर्विक्स तो आपको फट से आंसर देना है क्या? ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ काइफोसिस। अ पेशेंट विथ काइफोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री DEXA टेस्टिंग द नर्स विल प्लान टू।
हमने पढ़ा है डेक्सा स्कैनिंग। क्या है? ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्मेट्री होती है। इसमें एक तरीके की डाई आपको इंजेस्ट कराई जाती है, देन आफ्टर आपका एक्सरे है जो किया जाता है, एक तरीके का एक्सरे किया जाता है। आपको एक डाई है जो खिला के एक मेडिसिन फॉर्म में, देन आफ्टर एक्सरे किया जाएगा। तो यदि किसी पर्सन को काइफोसिस की समस्या है और डेक्सा स्कैनिंग होना है, डेक्सा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्मेट्री। तो डेक्सा टेस्टिंग में एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या कहेंगे? स्टार्ट एन इंट्रावीनस लाइन, स्क्रीन द पेशेंट फॉर सेल्फिश एलर्जीज, टीच द क्लाइंट दैट डेक्सा इज नॉन इन्वेसिव, या फिर गिव एन ओरल सेडेटिव। ना तो यहाँ पे सेडेटिव देना है ना आईवी देना है। ये जनरली बॉन्ड डेंसिटी का पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। याद रखें, बॉन्ड डेंसिटी का पता करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड डेंसिटी का पता किया जाना है, तो यहाँ पर ना तो ये इन्वेसिव का मतलब है कि कोई काट पीट वाला प्रोसीजर तो ये है नहीं। मरीज आपका ऑलरेडी डरा हुआ डेक्सा नाम सुन के, उसने तो हमेशा एक्सरे सुना है। एक्सरे नाम सुना हो और आप डेक्सा स्कैनिंग बोल दो उसको, तो क्या बोलना है आपको कि एक तरीके का एक्सरे ही है। यहाँ पे आपको कोई भी काट पीट चीरफाड़ है जो नहीं होने वाली है, ना कोई सेडेटिव दिए जाने वाले हैं। तो ये आपको क्या कहना है कि ये क्या है? एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। क्या है? नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। नेक्स्ट वन इज अ ब्रूज ओवर द मास्टॉइड प्रोसेस इन स्कल फ्रैक्चर इज। मास्टॉइड बोन के यहाँ पर स्कल फ्रैक्चर में क्या होगा? ब्रूज देखने को मिले। तो ये क्या है? स्पेल्डिंग साइन, हॉमन साइन, बैटल साइन या फिर कुलिन साइन। ये देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कुछ ना कुछ आते ही हैं एग्जाम में। स्पेल्डिंग साइन आई थिंक ESIC पेपर में पूछा गया था। एक होता है रोमसिक साइन और दूसरा होता है स्पेल्डिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन तो जब फीटल डिवाइस हो जाए, फीटल की डेथ है जो यूट्रस में हो जाए, तो उस दौरान जो फीटल स्कल की बोन होगी क्या होंगी? कोलैप्स होंगी, ओवरलैप होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेल्डिंग साइन। हॉमन साइन देखने को मिलता है DVT वाले में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले में। बैटल साइन, ये क्या है? ये बैटल साइन, ब्रूज देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर? मास्टॉइड प्रोसेस के यहाँ पर स्कल फ्रैक्चर में, तो ये कहलाता है क्या? बैटल साइन। कुलिन साइन पैंक्रेटाइटिस वाले मरीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पैंक्रियाटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? कुलिन साइन। नेक्स्ट वन, अब आपको एग्जाम में इन साइन के मीनिंग पूछें या पेयर मैचिंग दे दें, मीनिंग पता होगा आपको, पेयर मिलाना बहुत इजी होगा। लेट्स से स्पेल्डिंग साइन कह दिया आपसे, तो ये देखने को मिलता है किसमें? फीटल डिवाइस में। क्या है? फीटल डिवाइस मतलब यूट्रस में ही फीटस की डेथ हो जाए, गर्भ में जब यूट्राइन डेथ फीटल की डेथ हो जाए तो उस दौरान क्या होती हैं? तो क्रेनियल बोन्स होती हैं, स्कल बोन होती हैं फीटस की, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्वेट टेस्ट इन न्यूबॉर्न में बी यूज्ड टू डिटेक्ट। तो स्वेट टेस्ट न्यूबॉर्न बेबी में क्यों किया जाता है? किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ग्रेव्स डिसीज, एड्रिनल इनसफिशियंसी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। किसके लिए किया जाता है स्वेट टेस्ट? क्या है? स्वेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो स्वेट टेस्ट का यूज़ किया जाता है जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में। किसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्योंकि यहाँ पे न्यूबॉर्न के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट वन, लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। एक साइड में है आपका टर्म और दूसरे में है डेफिनेशन। क्या होगा? लिस्ट फर्स्ट में दिया है आपको हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ये जितने भी पेयर मैचिंग है यहाँ पे आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं कि इनकेस आप अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीरम में जितने भी चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इससे मैच कीजिए। आपको नॉर्मल वैल्यू पता होगी तो आप इजीली मैच कर देंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीन की वैल्यू दे दी मान लो, और आपको पूछें कि हाइपरकैलेमिया कौन सा है, हाइपोनेट्रेमिया कौन सा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम और थर्मिया का मतलब होगा बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप ढूंढिए
कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम कहाँ पे दिया है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट तो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया है, क्या है, सेंटीग्रेड में दिया है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है जो यहाँ पर, वो कौन सा है, 37 तो नॉर्मल रेंज में आता है। अब यहाँ पे होगा 36.5, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे जब हम तो वो कहलाएगा हाइपरथर्मिया। क्या होगा, हाइपरथर्मिया। 37 नॉर्मल होता है, हाइपोथर्मिया कहें तो कम वाला, हाइपर कहें तो अबव द 40 वाला। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया मतलब 1/3, बी में हाइपरथर्मिया मतलब कि डी 40 से ज़्यादा है। फिर आता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि कम, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि हाई शुगर, हाई ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 400 mg/dl है, मतलब क्या हो जाएगा, होगा हाइपरग्लाइसीमिया। और ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg/dl हो जाए, मतलब है हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, होगा ए का थर्ड, मैच कीजिए आप लोग, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का हाइपोग्लाइसीमिया है तो सेकंड, और डी का फर्स्ट, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कितना है, 400 mg से ज़्यादा और हाइपरग्लाइसीमिया है। तो यहाँ पर आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, क्योंकि पेयर मैचिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि किसी में डिसीज़ पूछेंगे उनकी डेफिनेशन दे देंगे, किसी में कॉज हो सकते हैं, किसी में फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिर से पेयर मैचिंग करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पे 5 हैं, ABCDE 5 है यहाँ पर। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, सेजाइटल सूचर, ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इन ओल्डर एज ग्रुप। अब यहाँ पर क्या आपकी लिस्ट सेकंड में मैच होगा, तो यहाँ पे देखिए सिफिलिस क्या रिंग पैसरी होगा, सिफिलिस का होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम, क्या होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अब ए का सेकंड तो आपका होगा सी में भी है एंड ए में भी है। अब यहाँ पे देखिए ए का सेकंड हो गया। फिर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, तो नॉर्मल FHR होती है 120 से 160 बीट पर मिनट तक। कितना, 120 से 160 बीट पर मिनट तक। तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर बी का थर्ड कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन ए में है। फिर सेजाइटल सूचर, तो सेजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन्स के बीच में होगा, कहाँ पर, बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स। तो सी का हो जाएगा आपका 4। ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म, तो इसका होगा आपका जो डी है यहाँ पर, डी का होगा आपका 5th। बोथ ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू में सिंगल पेशेंट में यदि एक ही मरीज में दोनों चीज़ें देखने को मिल जाए, ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू, तो वो कहलाता है क्या, ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म। फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इन ओल्डर एज ग्रुप, तो इनको रिंग पैसरी के थ्रू है जो मैनेज किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए का होगा सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 5th एंड ई का 1। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से है जो क्या कर लेनी है, पेयर मैचिंग करना है। आपका आंसर क्या होगा देन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज the list 1 contains the name of the artery and the list 2 contains the manifestation of stroke related to artery involvement. Match the list 1 with the list 2 and select the correct code given below. यहाँ पे आपको एक साइड आर्टरीज दी गई है और एक साइड कौन सी आर्टरी किस स्ट्रोक में इन्वॉल्व है। आर्टरी है यहाँ पर साइन दिए हुए हैं कि अफासिया हो गया, लॉस ऑफ प्रोप्रियसेप्शन हो गया, डिसअर्थरिया हो गया और विजुअल एलुसिनेशन हो गया। और दूसरे साइड आपको एक लिस्ट 1 में दी गई है कौन सी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होगा इन सिम्टम के लिए। तो एंटीरियर सेरिब्रल होगा, तब होगा फाइन टच डिस्टर्ब। क्या होगा, फाइन टच डिस्टर्ब। तो आपका ऑप्शन में कौन से में आएगा, वो है ऑप्शन नंबर 2 में। किसमें,
टू लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच। दूसरा है मिडिल सेरिब्रल, तो मिडिल सेरिब्रल होता है तो विजुअल हेलुसिनेशन होंगे, क्या होंगे, विजुअल हेलुसिनेशन होंगे। तीसरा आता है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल, तो यहाँ पे अफासिया होगा, आपका क्या होगा, अफासिया। वर्टिब्रल में डिसअर्थरिया और डिस्फेजिया, तो यहाँ पे आपका जो पेयर मैच होगा वो होगा A2, मैच कीजिए A2 मतलब लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच, B4 मतलब कि विजुअल हेलुसिनेशन, C1 अफासिया, वर्टिब्रल मतलब डिसअर्थरिया और डिस्फेजिया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक पेयर मैचिंग आपको बताई जाएगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक साइड रिट्रैक्टर दिए गए हैं और दूसरे साइड इन रिट्रैक्टर का यूज़ किस सर्जरी के लिए किया जाता है। लैंगसेनबैक, मॉरिस, डेवियर और डेवॉल, यहाँ पे आप इनको मैच कीजिएगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। यूज़ में आपका लैंगसेनबैक के अपोजिट में दिया है, यूजफुल फॉर गिविंग मैक्सिमम एक्सपोजर इन लार्ज इंसिजन सच एज दोज यूज्ड इन एब्डोमेन। यहाँ पे इस टेबल को छोटा कर दूँ, प्रॉपर विजिबल होगी आपको ये। दूसरे में है आपको यूजफुल फॉर होल्डिंग द लिवर अप ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टोमी। तीसरा है डेवियर, यूजफुल इन मेजर एब्डोमिनल सर्जरी टू रिट्रैक्ट डीपर पार्ट्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल और ब्लैडर और यूट्रस while ऑपरेटिंग ऑन द रेक्टम। और लास्ट में है यूजफुल फॉर होल्डिंग ओपन वुंड लाइक इन अपेंडेक्टोमी। दो के मैं आपको बता देती हूँ, तो जो डेवॉल है यहाँ पर अपेंडेक्टोमी के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, अपेंडेक्टोमी के लिए यूज़ होता है। बाकी तीन का आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।